कल की क्लास से पहले मैं वो बना दूंगा एक्सरसाइज वगैरह, जो भी मैक्सिमम हो पाए। सिर्फ वही नहीं, सीक्वेंसेस सीरीज भी बनाइएगा, क्योंकि सीक्वेंसेस सीरीज का भी अच्छा खासा टॉपिक आज हम लोग देख लेंगे। ओके। सीक्वेंसेस सीरीज का कॉन्सेप्ट रिव्यू या एग्जांपल। कौन एग्जांपल्स तो हम लोग अभी ही सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट रिव्यू आपको कर लेना होगा पूरा, और प्लस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चंस जितना बन पाए, और नहीं बने तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। सीक्वेंसेस सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं ना, तो मेनली हम लोग को तीन तरह का सीक्वेंसेस देखने को मिलता है। एक होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक और भी। भी है, कुछ स्पेशल कह सकते हैं हम लोग, जिसमें स्पेशल सीक्वेंसेस। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वस्तु आता है इसमें। एच पी। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको कनेक्ट करने का आइडिया होना चाहिए। कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस ही मेनली आता है। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एपी का क्वेश्चन 1% चांस है कि आता है, जीपी एकदम 1%, एचपी भी एकदम 1%। जो मेन आपका क्वेश्चन आता है कैट में, या फिर कोई भी, कैट में ही मेनली, कैट में जो भी मेनली क्वेश्चन आता है वो आपका स्पेशल सीक्वेंसेस से बनता है। और इसको सॉल्व करने का हमारा बेस्ट अप्रोच होता है ऑप्शंस मेथड। ये काफ़ी काम का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरा बेसिक छोड़ देंगे और डायरेक्ट ऑप्शंस पे चले जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ बात का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग एपी का बात करेंगे, जीपी का बात करेंगे, फिर एचपी का बात करेंगे। ठीक है। स्पेशल सीक्वेंसेस में आपको बहुत ही अजीब चीज़ मिलेगा, जिसमें आप कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व तो कर पाएंगे, लेकिन कोई प्रॉपर फॉर्मूला एपी का या फिर जीपी का या फिर एचपी का लगते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि ना ही वो एपी में होगा, ना ही जीपी में, और ना ही एचपी में। वो एक अपना ही होगा कहानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपी। एपी कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, तो A1, A2, A3 डॉट 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 AN, इस तरह बहुत सारा नंबर्स है। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब कहेंगे जब हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो कॉमन हो। मतलब कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4 इज इक्वल टू डॉट 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 an माइनस ए एन माइनस वन। मतलब कि हर कंसेक्यूटिव टर्म, इसके बाद ये आता है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बाद ये आता है इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बाद A4 आएगा तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, इसके पहले ए एन माइनस वन आया होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस रहा होगा, सारा का सारा सेम होना चाहिए। अगर सेम है मतलब कि वो जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है, वो जो सीक्वेंस दिया हुआ है, वो किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि जैसे आप बोले थे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला? क्यों बोलेंगे हम ये एपी में है? क्योंकि 3 - 1 किए तो कितना आया? 2। 5 - 3 किए कितना आया? 2। दोनों सेम है, मतलब ये किस में है? एपी में है। सेम उसी तरह 7 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? 2। मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। क्लियर है? हम्म। ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया कि हाँ आइडेंटिफाई कर कैसे करते हैं किसी भी एपी को, तो उसके बाद हम लोग को उसमें कुछ चीज़ समझना होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है उसको डिनोट करते हैं ए से। ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं या फिर ए भी बोल सकते हैं। इसमें जो हमारा डी होता है,
वो होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे इस केस में अगर हम बात करें 1357 जो था, इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। यही 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो इस केस में अगर हम फर्स्ट टर्म का बात करते हैं तो कितना लिखते हैं, 1। तो फर्स्ट टर्म इसका 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, क्लियर है इतना? यस। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को समझना है nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि किसी भी एपी का nth टर्म कहने का मतलब 10th टर्म, 20th टर्म, 15th टर्म, कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है वो हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास a है, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है, और इसी तरह ये बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखें कि d क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसमें a कितना निकला 1, d कितना निकला 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो अगर इसमें फर्स्ट टर्म का हम बात करें तो 1 निकल गया, सेकेंड टर्म का बात करें तो कैसे निकलेगा, उसमें हम d ऐड कर देंगे, क्योंकि एपी में यही तो ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है कि हर कंसेक्यूटिव टर्म में कुछ ना कुछ एडेड होता है या फिर सब्ट्रैक्टेड होता है। ये हम उल्टा भी ले जा सकते थे, 7 5 3 2 2 नहीं, ये 1 -1 डॉट डॉट डॉट, ये उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसे भी जा सकता था। इस केस में अगर हम कॉमन ये d निकालते तो कितना निकलता, 5 - 7 विच इज इक्वल टू -2। तो मेरा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ये हो गया, मतलब कि 7 - 2 कितना निकल गया, 5। ये मेरा फर्स्ट टर्म। लेकिन जो आप a लिख रहे हो, a तो a1 है, a a2 है, a3 है, ऐसा होना चाहिए ना, बिकॉज हेलो, हम a तो हमेशा हाँ फर्स्ट टर्म बोलिए। होता है। हाँ बोलिए, क्या आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, हेलो? नहीं, हाँ हाँ बोलिए। 10th क्लास, लोकेशन कांटा टोले में। ठीक है, देखते हैं उधर कौन अवेलेबल है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। ठीक है। हम आपको शाम तक ही बता पाएंगे। ठीक है ठीक है, शाम तक एक बार और कॉल कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये डायरेक्ट नंबर हमको नहीं ना मिलेगा, आप जस्ट डायल के थ्रू किए हुए हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे, क्या डाउट है आपका? तो ये जो आप अपने स्टार मार्क करके आपने जो फॉर्मूला लिखा है a+d a+2d, तो ये a तो चेंज होता रहेगा ना, हाँ बिल्कुल। a2 a3 a4 होना चाहिए। नहीं नहीं, ये फर्स्ट टर्म को A1, ये सेकंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3, ये अच्छा, फोर्थ टर्म A4, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि हर बार D ऐड होते जाता है, यही ना d रहता तो है। सेम रहेगा, बट a तो चेंज होगा ना, a तो सिर्फ 1 था फर्स्ट केस में, हाँ लेकिन दूसरे केस में a3 है। बट मतलब A3 थोड़ी है,
देखिए यहाँ 1, यहाँ 1 + 2, यहाँ 1 + 2 इंटू 2, यहाँ ओके 1 + 3 इंटू 2, यहाँ 1 + 4 इंटू 2, और आगे का टर्म मिलते जाएगा। गॉट इट। मतलब कि फर्स्ट टर्म निकालना है तो 1, और ये क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होता है वो a के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म जो है वो a + d होता है, मतलब कि 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। थर्ड टर्म अगर निकालना है तो a + 2d होता है, क्योंकि d फिर से ऐड हो गया, मतलब कि 1 + 2 इंटू डी कितना, ये कितना आ गया, 5 आ गया। थर्ड टर्म 5 है। फोर्थ टर्म a + 3d हुआ, मतलब 1 + 3 इंटू 2, मतलब 7 आ गया। सेम इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएं और हम आपसे पूछे कि a 100 निकालिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a + 99d करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि जब यहाँ 4 लिखते थे तो यहाँ 3 आता था, जब यहाँ थर्ड टर्म निकालते थे तो यहाँ 2d करते थे, जब यहाँ सेकेंड टर्म निकालते थे तो यहाँ 1 रहता था, कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब हम यहाँ 100th टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 99 आएगा। मतलब 1 + 99 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 199। क्लियर? यस। अब इसी को हम जनरलाइज कर दें, ए एन निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाता है a + n - 1 इंटू डी। मतलब अगर यहाँ पे n तो यहाँ पे n-1, यहाँ 100 तो 100-1, यहाँ 4 तो यहाँ 4-1। समझ में आ रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा, n-1 आएगा। क्लियर है? तो यस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से, क्योंकि हम लोग तो शुरू से काउंट कर रहे हैं ना, 10वां टर्म, 5वां टर्म। ये जैसे थर्ड टर्म आया तो कहाँ से काउंट करके आया, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, शुरू से काउंट कर रहे हैं, लास्ट से तो काउंट नहीं कर रहे थे। हाँ। तो इसको बोला जाता है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का। ओके। क्लियर? हम्म। सेम इसी तरह का डिस्कशन हम लोग करते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग के लिए, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, अगर ये निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ln इज इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी, जहाँ पे l होता है लास्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जितना नंबर हमको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जा रहा है आपका, ये सारा ऑड वाला है तो यहाँ 19 आ गया, यहाँ 21 आ गया, ये आपका लास्ट टर्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम लास्ट टर्म से एनालिसिस करें, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंडिंग, L1 मतलब, जैसे A1 मतलब होता था फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिगिनिंग, तो L1 क्या दिखाएगा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंडिंग, तो ये बराबर हो जाता है L के, और L कितना है, 21। L2 निकालेंगे, तो शुरुआत से जब हम लास्ट की तरफ जा रहे थे, इधर से इधर की तरफ, तो हमको +d करना पड़ता था, तो इधर से इधर की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -d करना पड़ेगा, L माइनस डी, मतलब कि 21 माइनस डी कितना है, 2 है। डी कैसे निकलता है, तो A2 माइनस A1 से निकलता है, मतलब कि 3 माइनस 1, ये कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो 21 माइनस 2 कितना निकला, 19। क्लियर है? सेम उसी तरह L3, ये हो जाएगा L माइनस 2D,
मतलब ये हो जाएगा मेरा 21 माइनस 2 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा मेरा 17। उसी तरह हम चाहे तो निकाल सकते हैं एल एन, और यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि जब यहाँ 2 था तो यहाँ 1 है, जब यहाँ 3 तो यहाँ 2, तो जब हम यहाँ n लिख दिए तो क्या आएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, और यही हो गया जनरलाइज्ड फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग, दोनों अगर क्लियर है, नोट कर लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। दोनों को फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हाँ, कर लिया। अब इसके बाद है हम लोग का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ये कैसे निकलेगा? इसको अगर निकालना हो तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को फॉर्मूला निकालना होगा। चलिए देखते हैं। एस एन जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता है, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। और एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। मतलब अगर लास्ट टर्म पता है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए एक एग्जांपल, आपके पास है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100, इतना तक का आपको एडिशन करना है, और ये AP में है। इतना तो क्लियर है कि दिस इज एन AP। क्यों है AP में? क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे अगर तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कि हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और जब भी ऐसा देखने के लिए मिले मतलब वो AP में है। तो अगर हमको सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है, मतलब S100 निकालना है, तो फॉर्मूला है 100/2, मतलब n/2 2a। सबसे 1 मतलब a तो मेरे लिए 1 हो जाएगा, d जो है वो 1 हो जाएगा, और n जो है 100। वो 100 हो चुका है। मतलब 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1। और ये लेकिन आपको इसमें पता है लास्ट टर्म की L है, तो मतलब L 100 है, हाँ, तो फिर आप A प्लस। उस a प्लस एल भी यूज़ कर सकते थे, बिल्कुल दोनों से करते रहे। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 99, और ये हो जाएगा 50101, और ये आ जाएगा 5050। दूसरा तरीका, Sn इज इक्वल टू, इसमें जैसे हमको पता है कि लास्ट टर्म जो है वो मेरा 100 है, तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस l। तो ये 100/2 a कितना, तो 1, ये 100, मतलब ये 50 इंटू 101, ये भी आ गया 50 सेम आया। क्लियर है? तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP जो है वो ऐसा ही निकलता है। कुछ डाउट? नहीं। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया तब हम लोग बढ़ सकते हैं आगे अरिथमेटिक मीन की तरफ, कि अब ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है।
अरिथमेटिक मीन कहने का मतलब होता है कि, चलिए एग्जांपल लेते हैं। दो नंबर्स आपके पास दिया हुआ रहेगा, ए और एक नंबर बी, और कहा जाएगा कि इस दोनों नंबर के बीच में आप अरिथमेटिक मीन बताइए, या फिर इस दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन बताइए। तो अरिथमेटिक मीन कहने का मतलब है कि वो नंबर जो इसके बीच में आए और इस तीनों को किस में कन्वर्ट कर दे, तो एपी में कन्वर्ट कर दे। चीज समझ में आ रहा है? आपके पास गिवन नंबर्स होगा ए और बी, और अरिथमेटिक मीन आपका वो वैल्यू होगा जो इन तीनों को एपी में कन्वर्ट कर देगा बीच में लगने के बाद। मतलब कि अगर एपी में कन्वर्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। यहां मेरे लिए a2 क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, विच इज अरिथमेटिक मीन, दिस इज अरिथमेटिक मीन। तो a माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू b माइनस कैपिटल ए हो जाएगा, क्योंकि ये है a1, ये हो गया a2 और ये हो गया a3। a1 a2 a3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो यही दिखाता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर भेज देंगे और इस वाले पार्ट को इधर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कि 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये कि अगर कभी भी दो नंबर्स दिया हुआ रहेगा और उसका अरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। मीन जो है वो एक तरह का एवरेज वैल्यू ही होता है। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा होगा, जो ए है वो दोनों के बीच में ही आता है एग्जैक्टली। हाँ, हमेशा बीच में ही आएगा, क्योंकि एवरेज आपके पास मान के चलिए 10 है और 20 है, और दोनों का एवरेज कभी 50 थोड़ी हो जाएगा। मतलब एवरेज वैल्यू दोनों के बीच में ही ना लाई करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए 10 और 20 जो लिए थे वही, 10 और 20 का हमको a चाहिए, तो क्या करेंगे हम, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 30 बाई 2 कितना आ गया, 15। ये है मेरा अरिथमेटिक मीन। अब हम आते हैं आगे। ये तो हुआ दो नंबर्स के बीच, ये तो हुआ सिंगल अरिथमेटिक मीन का कहानी। ये हो गया सिंगल अरिथमेटिक मीन का कहानी। अगर बहुत सारा अरिथमेटिक मीन निकालना हो, n number of arithmetic mean between a and b, a और b के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन निकालना हो, तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले a लिखेंगे और यहाँ पे b लिखेंगे, और इसके बीच में हमको क्या करना है, तो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन लगाना है। तो a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा। ये सारा का सारा मेरा क्या है, तो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। इसको बोल सकते हैं सेकंड अरिथमेटिक मीन, और इसको nth अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? या ठीक है। अब यहाँ पे भी कहानी वही होता है कि बीच में लगने के बाद सबको एपी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का बात कर रहे हैं। सेम इसी तरह का बात हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन में, तो बीच में लगने के बाद उसको जीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब ये है कि अब हम फॉर्मूला अगर लगाएं एपी का तो वैलिड होगा, और हमको पता है कि an का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतना तो याद है।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब थोड़ा सा बताइए, ये अगर n नंबर ऑफ हो गया, यहाँ पे ये कितना नंबर हो गया n, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे एक टर्म है, मतलब इतना n के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? एक तो n और a और b को मिला के 2, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n प्लस 2 हो जाएगा। n+2 नहीं समझा मैं। क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स तो हम डाल ही रहे हैं बीच में, ये देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया और यहाँ n आया, तो ये सारा का सारा जो कैपिटल वाला पार्ट है ये तो ऑलरेडी n नंबर ऑफ हो चुका है। n नंबर्स तो आ चुका है ना, मान के चलिए 5 को डाले तो 5 को तो आ गया, समझिए। मान के चलिए ये है 2 और ये है 10, इसके बीच में हम डाल दिए 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा डाल दिए। और हाँ हम बोल रहे हैं कि ये टोटल कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ टर्म है, ऐसा कुछ। हम्म तो नौ, 8+2 10। एक सेकंड 9 भी डाल दीजिए, फिर काउंट करते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस नहीं बन पा रहा। तो 3 4 5 6 7 8 9, अगर 3 से लेके 9 तक हम डाले हुए तो कितना टर्म डाले हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म हम डाले हुए हैं, और एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों को अगर हम मिला दे तो कितना आ जाएगा? 9 टर्म्स आ जाएगा हाँ टोटल टर्म्स। तो वही है कहानी कि n टर्म्स तो डाला जा रहा है और इसके बाहर में कितना है? एक और एक 2, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? n प्लस 2। 2। ठीक है। ठीक है, अब n प्लस 2 टर्म्स का अगर हम बात कर रहे हैं और हम निकालना चाहें a n प्लस 2, ये तो मेरा फॉर्मूला था। अगर हम a n प्लस 2 निकालना चाहें तो क्या कन्वर्जन होगा? a प्लस n के जगह कितना आएगा? n प्लस 2 आएगा, फिर -1 आएगा इंटू डी आएगा। कहीं कुछ डाउट? अगर हम इस n के जगह n प्लस 2 रखें तो इस n के जगह भी तो n प्लस 2 ही रखेंगे ना। ओके, बट मतलब वही एग्जाम्पल से समझ पे आ जाएगा, एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, वो फॉर्मूला है। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम इस n के जगह n प्लस 2 रख दिए, तो जाहिर सा बात है कि अगर ए एन होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a7 कितना होगा? a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, हाँ यही होगा ना। तो अगर हम n के जगह n प्लस 2 रख दिए तो क्या होगा? a प्लस एन प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए कि a n प्लस 2 कहने का मतलब क्या होता है। जब हम लोग लिखते हैं a1, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। a2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म। an लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? nth टर्म। nth टर्म। तो a n प्लस 1 लिखेंगे तो क्या होगा? n प्लस 1th टर्म। और a n प्लस 2 लिखेंगे तो क्या होगा? n प्लस 2th टर्म। ठीक है, अब बताइए कि इस प्रॉपर सीक्वेंस में ये जो था हमारे पास, इसमें n प्लस 2th टर्म कौन सा है? पहला टर्म तो ये है, क्योंकि हम पूरे सीक्वेंस का बात कर रहे हैं, सिर्फ अरिथमेटिक मीन का बात नहीं कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन में मेरा पहला टर्म ये है, चीज समझ में आ रहा है ना? लेकिन पूरे सीक्वेंस में पहला टर्म कौन है? स्मॉल a है। और n प्लस 2th टर्म कौन सा है? सबसे लास्ट वाला, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही उतना है। मतलब कि a n प्लस 2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? b लिख सकते हैं, क्योंकि आखिरी टर्म तो वही है। b इज इक्वल टू a प्लस, ये हो गया n प्लस 1 इंटू डी। और अगर इतना समझ गए तो काम हो गया। इसके बाद क्या कीजिए, तो b माइनस ए इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी लिख सकते हैं।
और जब हम यहाँ से d निकालेंगे तो कितना आएगा, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। ये निकला कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला याद रखना, इतना डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है बार बार, लेकिन d इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 कहाँ से आ रहा है, ये प्रोसेस एक बार तो देखने का ज़रूरत था, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी एग्जाम्पल था, तो n+2 तो हमारा 9 आया था, जबकि लास्ट टर्म हमारा 10 था। ठीक है। तो मतलब वही, लाइक तो टोटल में तो, b क्यों लिखे हैं, हाँ बी लिख b, रहे हो आप, हाँ, लेकिन ये फिर थोड़ा सा काउंट कीजिएगा अच्छे से। ये क्या निकला है आपका, n+2 निकला है। नंबर ऑफ टर्म्स। आपको क्या निकालना है, a9 निकालना है। ये क्या है, a1, ये क्या है a2, ये है a3, ये है a4, ये है a5, ये है a6, ये है a7, ये है a8, और ये जो 10 है आपका, ये क्या है ये 9। a9। तो a9 की जगह हम 10 नहीं लिख सकते हैं, तो हम an+2 के जगह b लिखे हैं, हम n+2 के जगह b नहीं लिख दिए हैं, हम a b नहीं लिखे हैं। अच्छा, पूरा बी है। ये पूरा b बना है। ओके। ठीक है। हम्म। अब b इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी आ गया, और यहाँ से d का वैल्यू निकल गया। अब d का वैल्यू लिख लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए d का वैल्यू। हो गया। अब d का वैल्यू निकल गया तो हम लोग a1, a2, a3 सब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा समझते हैं कि पूरे सीक्वेंस का a1 जो है वो क्या है, सेकेंड टर्म हम्म। है कि नहीं। हाँ। और सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं। हम्म। मतलब a तो पता रहेगा, और d ऑलरेडी निकाल चुके हैं, b माइनस ए बाई एन प्लस 1, तो a1 निकल गया। क्या? a2 पूरे सीक्वेंस का क्या है, थर्ड टर्म है, हम्म। a प्लस 2d। मतलब a2 अगर हमको निकालना हो तो a प्लस 2 b माइनस ए बाई एन प्लस 1 लिख सकते हैं। a3 निकालना हो तो ये पूरे सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है, और अब तो इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब दिख रहा है डायरेक्ट, अगर यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ पे 2, मतलब यहाँ 3 तो a प्लस 3d, मतलब a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। तो उसी तरह अगर a n निकालना हो तो a प्लस एन डी। समझ में आया, हाँ। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है। मतलब कि कॉमन डिफरेंस निकल गया और फर्स्ट टर्म तो पता रहेगा ही, तब तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का कहानी यही था। अब हम लोग चलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। नोट कर लिए। हम्म। अब इसमें एक लास्ट एपी का पार्ट समझ लीजिए। अगर कभी ज़रूरत पड़े 3 टर्म्स इन एपी कंसिडर करने का, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर कभी ज़रूरत पड़े 4 टर्म्स
इन ए पी का, तो अपने मन से हम लोग कंसिडर करते हैं ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। इसका मतलब क्या है? 3 terms in AP, 4 terms in AP। 5 terms इन ए पी, तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। देखिए क्वेश्चन क्या रहता है ना, कहता है फाइंड द 3 terms इन ए पी whose sum is 21 and product is समथिंग, कुछ दे देता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो सम जो है वो है 24 और जो प्रोडक्ट है वो है 2, नहीं सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है। सम इज 45 एंड प्रोडक्ट इज 3240। सम इज 45, प्रोडक्ट इज 3240, ऐसा क्वेश्चन रहता है। फाइंड 3 terms इन एपी। फाइंड 3 terms इन एपी जिसका सम जो है वो 45 हो और जो प्रोडक्ट हो वो 3240 हो। तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि 3 terms इन एपी कंसिडर करने के लिए बोल रहा है ना, तो 3 terms इन एपी हम लोग क्या ले सकते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया, 3a इज इक्वल टू 45। ए का वैल्यू कितना आया, 15। क्लियर है? इन सबको प्लस कर देंगे क्योंकि बोला जा रहा है आपसे सम इज 45, मतलब अच्छा। कि तीनों नंबर को जोड़ के 45 आए। तो आप सबसे पहले 3 नंबर कंसीडर कर लिए, वो 3 नंबर आपके लिए क्या है, लेट द नंबर्स इन ए पी बी ए माइनस डी ए और ए हाँ प्लस डी। हाँ, तो उसका सम जो है वो इतना आ गया। अब है कहानी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में सोचेंगे कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी जो है वो 3240 आना चाहिए। a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 15 माइनस डी इंटू 15 प्लस डी इज इक्वल टू 3240। कुछ काटने लायक है? हाँ, 5 3 जा 15 और ये 6, ये 4 और ये 8 और ये फिर 3 से कटेगा तो 3216। मतलब यहाँ ये वाला पार्ट तो कट गया, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमको दिख रहा। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 216, मतलब 225 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 216। ये इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, मतलब कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, मतलब d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। प्लस माइनस 3 नहीं, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, बिल्कुल। क्यों होता है ये क्लियर है ना? ठीक है, ये प्रोसेस होता है डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर फैक्टराइज करते हैं तो d माइनस 3 इंटू डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइडर d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू माइनस 3। लेकिन फैक्टराइज क्यों कर रहे थे, क्वाड्रेटिक में नहीं? क्वाड्रेटिक में कैसा नहीं है, डिग्री 2 है और फैक्टराइज डिग्री 2 हाँ, है और उतना ही नहीं, फैक्टराइजेशन सिर्फ क्वाड्रेटिक में होता है ऐसा होता है क्या? फैक्टराइजेशन तो कहीं भी हो सकता है। ओके। और ये क्वाड्रेटिक भी है। चीज समझ में आया? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अ, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि सम करके हमारे पास हमेशा ए ही आएगा और प्रोडक्ट करके हमेशा हमारे पास डी ही आएगा, ऐसा है क्या? सम करके हमेशा
ए आएगा। इस नंबर्स को लेने का रीज़न ही यही है। आप चाहते तो कुछ और भी ले सकते थे। इस ए माइनस डी, ए प्लस डी के जगह आप ले लेते ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ए पी में तो ये भी होता है, हम्म। तो आप ये भी ले सकते थे, लेकिन इसको लेते तो उतना आसानी से नहीं बनता है जितना आसानी से यहाँ बन गया है। इसलिए हम लोग प्रेफर इसको करते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको यूज़ करते हैं और जब हम जाते हैं ऐड करने, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाता है और डायरेक्ट हमको ए का वैल्यू मिल जाता है। ए का वैल्यू मिल जाता है तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि सम करके ए बाहर आएगा हमारे पास ए की वैल्यू, हम्म। और प्रोडक्ट करके हमें डी की वैल्यू मिलेगी। हाँ, अगर प्रोडक्ट करने के लिए कह रहा है तो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोडक्ट करने के लिए ही कहेगा, वो कुछ और भी कह सकता है ना। लेकिन थ्री टर्म्स निकालने के लिए तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए ना, क्योंकि फिर ही हमारे पास ए और डी की वैल्यू आएगी तो हम सेकेंड और इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन से आपको ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ वही तो। अब डी तो हमारे पास वैसे मतलब अभी ए आया है हमारे पास। अब मैं बता सकता हूँ कि ए माइनस डी मेरा 15 - 3 है, और 15 + 3 है ए प्लस डी। ऐसा नहीं बनाया जाता है। एक बार a इज इक्वल टू 15 रख लीजिए और d इज इक्वल टू 3 रख लीजिए। एक बार a इज इक्वल टू 15 रख लीजिए, d इज इक्वल टू -3 रख लीजिए। क्या था आपका a माइनस डी था, तो 15 माइनस, ये आपका पहला टर्म था ना, हम्म। तो 15 माइनस 3 12, a2 a हो जाएगा 15, a प्लस डी 15 + 3 18 हो जाएगा। क्लियर है? हम्म। सेम उसी तरह यहाँ बना के दिखा दे क्या। नहीं नहीं। ए माइनस डी 15 माइनस -3, ये हो जाएगा 18। a2 जो है वो a है तो ये 15 हो जाएगा, और a3 जो है वो a प्लस डी है, तो मतलब 18 15 प्लस -3, और ये 12 हो जाएगा। मतलब कि 18 15 12, और यहाँ पे 12 15 और 18 आ गया है। क्लियर है? हम्म। कुछ डाउट? नहीं। नोट कर लीजिए अच्छे से। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी और दोनों एक दूसरे का उल्टा बनता है। बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो। हम्म। हो गया। बस एक हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल्स ना। एग्जाम्पल्स।
फर्स्ट बना। हाँ वो तो बन गया। ठीक है। सेकेंड एक बारी थोड़ा समझा दो, क्योंकि मैंने मतलब इन्होंने अलग लिया, मैं अलग इससे कर रहा था। तो जब हमारे पास लास्ट टर्म भी गिवन था तो मैंने एल एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन डी करा। Find the number of terms in an हाँ। AP in which first term and last term are 7 and 45. ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? इन विच फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 45, कॉमन डिफरेंस है 2, 7 2 और ये 45। हमको क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n इज इक्वल टू निकालना है। आप क्या किए? आप क्या किए? हेलो। मैंने लिया एल एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन डी। एल एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन डी। इसके बाद एन निकालनी कुछ की, एल की वैल्यू 45 है मेरे पास। कौन सा? 45 एल एन के जगह 45 रख दिए कि इसके जगह 45 रखे? एल की जगह रखा। अच्छा, इसके जगह 45 रख दिए। उसके बाद माइनस टू एन माइनस टू। अच्छा, यहाँ n माइनस वन रहने दिए और d के जगह 2 पुट कर दिए। बहुत सही। और एल एन के जगह क्या लिखे? एल एन की जगह कुछ नहीं लिखा, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखूं। वही तभी पूछता था। हाँ, अब ये समझना होगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि A1 है, A2 है, डॉट 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 AN तक गया। तो जो AN है वो आपके लिए क्या होता है? लास्ट। लास्ट टर्म होता है। मतलब कि आप डायरेक्ट AN भी निकाल सकते थे। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो कि AN के जगह आप क्या रखते? L रखते। A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये है 45 के बराबर। और ये 7 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ये हो जाता आपका 38। एन माइनस वन इंटू टू, ये हो गया 19। और एन का वैल्यू आ जाता 20। ओके। और इतना ही नहीं, अगर आपके लिए nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लास्ट टर्म है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड आपके लिए क्या होगा? फर्स्ट बस। फर्स्ट टर्म होगा। मतलब कि इस ln के जगह आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म। मतलब कि 7। चीज समझ में आ रहा है? एक बार आप फिर से बोलना ये चीज जो आपने बोला। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आपके लिए आखिरी टर्म होता है। हम्म।
ये हमेशा नहीं होता है, ये तब होता है जब आप सिर्फ n नंबर ऑफ टर्म्स का बात कर रहे हो। हाँ, अगर एन नंबर कम्स फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उसको आपका लास्ट टर्म की तरह माना जाता है। हाँ। सेम उसी तरह nth टर्म फ्रॉम द एंड, ओके। आखिरी से nth टर्म, आखिरी से पहला टर्म ये होगा, आखिरी से दूसरा टर्म ये होगा, आखिरी से nth टर्म आपके लिए ये होगा, क्योंकि इसके बाद तो और कुछ नहीं ना होगा। हाँ, फर्स्ट टर्म होगा फिर। फर्स्ट मतलब टर्म। वही, तो हम एल एन की जगह ए डाल देंगे। हाँ, 45 माइनस एन माइनस वन इंटू टी, ये हो जाएगा आपका -38 इज इक्वल टू माइनस एन माइनस वन इंटू टू, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 से ये हो गया 19 और एन का वैल्यू आ गया 20 दोनों तरफ से। प्रेफरेबल सबसे ज़्यादा ये होता है, लेकिन दोनों अपने जगह सही है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि आप उल्टा जा रहा है, तो उल्टा क्यों जाना जब सीधा पॉसिबल है तो। हम्म। नेक्स्ट। कौन सा थर्ड करना है? थर्ड। ये तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। A6 मेरे को 22 दे रखा है, और A10 मेरे पास 38 है, और ए और डी मेरे को पता नहीं है। चलिए, ए सिक्स टर्म दिया हुआ है हम्म। 22। ए सिक्स कहने का मतलब क्या होता है, ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, 22, करेक्ट। मतलब कि ए प्लस 5d इज इक्वल टू 22, ये पहला इक्वेशन। सेम उसी तरह ए 38 नहीं, क्या है, 10, ए 10 जो है वो है 38, मतलब ए प्लस 9d इज इक्वल टू 38, हम्म। ये दूसरा इक्वेशन। दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस 5d इज इक्वल टू 22, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 38, माइनस कर देंगे तो ये -4d इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस कैंसिल, 4, ये आ गया 4, d का वैल्यू आ गया 4, तो पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। समझ में आया? हम्म।
तो डी आपने कहीं पर भी पुट कर दिया, राइट? हाँ दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। हाँ। गॉट इट। नेक्स्ट। फोर। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ हाँ। 4 और 5 दोनों बनाइए। ओके। बना। मिस हो गया, मतलब फोर वाला कंप्लीट होने वाला है बस। अच्छा, फिफ्थ लास्ट बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। जीपी भी देख लेते हैं।
तो ए हमारा माइनस में भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। ए भी कुछ भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। तो ये हो गया 500, दोनों का आ गया आंसर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जीपी का। जीपी में सेम उसी तरह हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा कि जीपी कहने का क्या मतलब है। जैसे कि हम लोग एपी में देखे थे कि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कुछ एक कॉमन डिफरेंस रहता है, और यहाँ पे हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो रहता है। अगर ऐसा है तो, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज इन जीपी, मतलब ये कि A2/A1 जो होगा वो A3/A2 होगा, मतलब A4/A3 होगा, मतलब डॉट 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 AN/AN-1 होगा। और ये सब कितना के बराबर होगा? तो R के बराबर। और ये जो R है इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन रेशियो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट, मतलब सेम नंबर जैसे वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि एडेड रहता था या फिर सब्ट्रैक्टेड रहता, मतलब हर बार कोई चीज़ ऐड किया जा रहा है, जैसे 2 ऐड किया जा रहा था, 3 ऐड किया जा रहा था। यहाँ पे क्या होता है, कोई सेम नंबर को हम लोग बार बार मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, तभी कॉमन रेशियो मिलेगा।
जैसे यहाँ से 2 से 4 कैसे बना, 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर 4 से 8 कैसे बना, 2 से मल्टीप्लाई करके, तभी तो कॉमन रेशियो आएगा। मतलब 4/2 जो है वो कितना आ रहा है, 2। सेम उसी तरह 8/4 करेंगे तो भी कितना आएगा, 2। 16/8 करेंगे तब कितना आएगा, 2। 32/16 करेंगे तो कितना आएगा, 2। डॉट डॉट डॉट, मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो जो रेशियो मिलेगा हम लोग को वो सेम मिलेगा। क्लियर है? हम्म। ठीक है। तो जीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब उसमें प्रेजेंट क्या क्या है, तो उसमें प्रेजेंट सेम उसी तरह जैसे A1 है, तो ऊपर वाले A2, केस में R2 है ना, विच इज द कॉमन रेशियो। R2। हम्म। हाँ, R2 आ गया है, हाँ, R कुछ भी आ सकता है। ये डॉट 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 AN तक, ये है हमारा जीपी। अब इसमें फर्स्ट टर्म को हम लोग चाहे तो ए लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म में आर मल्टीप्लाइड होता है तो इसको ए आर लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो nth टर्म को ए आर का पावर n-1 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या लिखे, ए। सेकेंड टर्म को क्या लिखे, ए आर। थर्ड टर्म को क्या लिखे, ए आर स्क्वायर। मतलब जब यहाँ 3 तो यहाँ 2, जब यहाँ 2 तो यहाँ 1, जब यहाँ 1 तो यहाँ आर का पावर 0। और आर का पावर 0 कितना होता है, 1। 1 होता है, मतलब कि सिर्फ ए रह गया। क्लियर है? मतलब कि अगर हम A10 लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ए आर का पावर 9 आएगा। मतलब जब हम AN लिखेंगे तो कितना आएगा, ए आर का पावर n-1 1। आएगा। इसको नोट कर लीजिए। दिस इज nth टर्म ऑफ अ जीपी फ्रॉम द बिगिनिंग। nth टर्म का एग्जाम्पल भी देखते हैं। ऑफ अ जीपी फ्रॉम बिगिनिंग। टू, 4, 8, 16, 32, डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसमें a निकाले तो कितना निकला, 2। r निकाले कितना निकला, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। अब है हमारा A1 A2 का कहानी। A1 कितना निकलेगा, तो a के बराबर विच इज इक्वल टू 2। A2 कितना निकलेगा, तो a r के बराबर, मतलब कि 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 है। सेकेंड टर्म 4। हम्म। A3 ये कितना निकलेगा, तो ए आर स्क्वायर, मतलब कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। सेम उसी तरह A5, ए आर का पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 का पावर 4 विच इज एक में इक्वल लेफ्ट टू। साइड स्क्रॉल करना। तो अगर हमें बाय चांस फर्स्ट टर्म ही ना पता हो तो हम ए आर तो बता ही नहीं पाएंगे। फर्स्ट टर्म ही नहीं पता हो तो सीक्वेंस आप कैसे बताइएगा। ए और आर पता हो तभी आप कुछ बता सकते हैं। सेम उसी तरह जब आपको ए और डी पता रहता था तभी तो आप निकालते थे सीक्वेंस। हम्म। ठीक है, मतलब हम्म। ये हो गया 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32। ए फिफ्थ टर्म जो है वो 32 है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। सेम उसी तरह अगर nth टर्म पूछा जाए तो 2 इंटू 2 का पावर n-1। क्लियर है? हम्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नोट कर लिए? बस कर रहा हूँ, एक मिनट। अब इसका जीपी फ्रॉम बिगनिंग है तो इसका वो जीपी भी होगा। nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है, तो हाँ, nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग भी होगा। बिल्कुल। एक एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ। और एक मिनट, एंड का पार्ट रह गया एग्जाम्पल का। ठीक है, सेंड कर देंगे। nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
ये होता है एल बाई आर स्क्वायर, ये होता है एल बाई आर, ये होता है एल। मतलब ये कुछ इस टाइप का सीक्वेंस होता है। मतलब कि ए वन अगर आपको निकालना है तब ए निकल जाता है, ए टू निकालना है तो ए आर निकल जाता है, ए एन निकालना है तो ए आर का पावर एन माइनस वन निकल जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये ए एन किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। ठीक है, हम्म। चलिए अब हम बात करें लास्ट का कहानी। तो एल वन फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंडिंग, तो पहला टर्म फ्रॉम द एंडिंग क्या है, एल है। सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंडिंग, जब शुरू से आगे बढ़ते थे तो आर मल्टीप्लाई होता था, तो इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब एल बाई आर। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंडिंग एल बाई आर स्क्वायर, मतलब जब यहाँ थ्री, यहाँ टू, यहाँ टू, यहाँ वन, और जब यहाँ वन तो यहाँ आर का पावर जीरो रहा होगा। मतलब ये कि एल एन जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, एल बाई आर का पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसमें मेरे को एल बाय आर स्क्वायर नहीं समझ पे आया, मतलब ये किस हिसाब से हो रहा है? ये आर बार मतलब बार डिवाइड होते जा रहा है। मतलब जैसे वहां पे याद स्टार्ट है में होता है। ए माइनस ये एल माइनस डी होता था, फिर एल माइनस टू डी होता था, फिर एल माइनस थ्री डी होता था। क्यों होता था ये वन टू थ्री, क्योंकि ये बार बार डी और माइनस, इसमें फिर से डी माइनस करेंगे तो टू डी आएगा, फिर इसमें डी माइनस करेंगे तो थ्री डी आएगा। मतलब स्टार्ट हो रहा है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड में हम एल क्यों लेकर आ रहे हैं? हम ए एंड ही क्यों नहीं में, लेते? जब आपने डॉट 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 करा फिर एल बाय स्टार्ट करा ए से, हाँ एंड कर रहे हो आप एल से। हाँ एल लास्ट टर्म होता है, हाँ, लेकिन हम एल की जगह ए क्योंकि इस वगैरह। बार आपको एंडिंग से सोचना है ना, लास्ट टर्म आपको पता है तो उसके टर्म्स में ना सोचिएगा। ओके। तो एल के टर्म्स में, अगर लास्ट टर्म आपको पता है एल, तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, एल बाई आर। लेकिन क्योंकि एल का फर्स्ट टर्म ए ही होगा। क्या, एल का फर्स्ट टर्म ए होगा। एल का फर्स्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म, हाँ एक पूरी सीरीज बन रखी है, हाँ, लेकिन वो ही फर्स्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज विल बी ए। आप इसको ये समझ लीजिए, एल बाई आर का पावर एन माइनस वन। जैसे ए एन को आप एल समझते हैं, सेम उसी तरह एल एन को आप क्या समझते हैं, ए समझते हैं। अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले यूज भी किए थे इसका। हम्म। तो फर्स्ट टर्म को तो हम लोग अक्सर ए के टर्म्स में ही रहने देते हैं। ओके। कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, एल एन इज इक्वल टू एल बाई आर का पावर एन माइनस वन। एल एन का मतलब है एनथ टर्म फ्रॉम द एंडिंग। हम्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग सम में। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का अगर बात किया जाए तो एस एन जो निकलता है वो निकलता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन when r is greater than 1। एक और निकलता है एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर when r is less than 1। ठीक है, हम्म। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है एस एन इज इक्वल टू एल आर माइनस ए बाई आर माइनस वन, जब आपको एल पता रहेगा, और दिस इज व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। कॉमन रेशो मतलब इज लेस देन वन, मतलब वो कुछ माइनस में आ रहा है रेशो। नहीं, 0.2 नेगेटिव आ जाता है भी, ठीक है। नेगेटिव भी आ सकता है ना, लेकिन हाँ, कुछ भी आ सकता है।
एक बात और, दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ऑब्जर्व किए कि नहीं अभी आप? कौन से दोनों फॉर्मूलाज पे? ये दोनों? हाँ, इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब है, वन माइनस है आर एन और आर एन माइनस वन, आर माइनस वन और वन माइनस आर। दोनों से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बस इसलिए दे दिया गया है कि हाँ ठीक है, अगर r ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसको आप कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, और ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव जो कि मेरा रहना रहा। अगर मेरा r लेस देन 1 है तो यहाँ माइनस करने में आसानी होगा, ये मेरा पॉजिटिव बनेगा। और अगर हम इसके जगह r-1 कर ही दे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं, ऊपर से निगेटिव निकलेगा, नीचे से निगेटिव निकलेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसलिए हम्म। दोनों फार्मूला सेम है। सेम उसी तरह ये जो लिखे हैं और जो अभी लिखने वाले हैं, ये भी फार्मूला सेम है। a माइनस एल आर बाई 1 माइनस आर वेन आर इज लेस दैन 1। हाँ, ये फार्मूला और ये फार्मूला में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसको तब यूज़ करते हैं जब आपको a r n ये सब पता हो, और इसको तब यूज़ करते हैं जब आपको l लास्ट टर्म पता हो, r पता हो और a पता हो। मतलब ये आपने एरो करा तो मैंने सोचा कि ये आपका इसी का डेरिवेशन है। इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। मतलब आर एन माइनस वन को आप एल लिख रहे हो? Rn-1 को L कैसे, उसमें आप मत जाइए, वो एक एक्स्ट्रा ही चला है, अब फॉर्मूला रट लीजिए बस। ठीक है। बट वही ना, ये इसके थ्रू ही आ रहा हाँ है, एस उसी, एन इज हाँ इक्वल टू। बिल्कुल उसी के थ्रू आ रहा। कोशिश कीजिएगा, 2 मिनट तो दिख जाएगा। और इस वाले केस में भी आर इज लेस देन, मतलब आर इज ग्रेटर देन वन। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन में सेम वही काम जिस तरह अर्थमेटिक मीन में हम समझाए थे, सेम वही प्रोसेस। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का, दिया हुआ नंबर्स रहेगा a और b, इसके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो इस तरह से होगा कि इसको कन्वर्ट कर देगा जीपी में। जीपी में कन्वर्ट कर दिया मतलब g बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, मतलब g का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दिया हुआ है 6 और 8, दो नंबर्स हैं, और इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 8, मतलब अंडर रूट ऑफ 48, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√3। ठीक है, हम्म। चलिए अब इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी है, जैसे वहाँ पे देखे थे कि n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट करना हो तो क्या सिचुएशन होगा, a यहाँ पे होगा, b यहाँ पे होगा, और बीच में क्या आएगा, g1 g2 g3 डॉट 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 gn तक। तो ये हो गया n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कितना हो जाएगा,
n+2। क्लियर? हम्म सेम वही कहानी चलने वाला है कि जिस तरह हम वहाँ n+2 से प्रोसीड किए थे। ए एन जो होता है वो होता है ए आर का पावर n-1। हम्म तो ए एन मेरे लिए यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो an+2 लिखेंगे, और ये हो जाएगा ए आर का पावर n+2-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना है, n+2 है। अब an+2 की जगह क्या लिखेंगे, आखिरी टर्म मेरा n+2 टर्म है, तो ये मेरा b हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए आर का पावर n+1। क्लियर? हम्म सेम वही पुराना वाला स्टेप रिपीट हो रहा है। मतलब कि ये हो जाएगा b/a आर का पावर n+1, मतलब r का पावर n+1 इज इक्वल टू b/a। कुछ डाउट? नहीं, मतलब r इज इक्वल टू b/a का पावर 1/n+1। सेम ही है, हाँ, मतलब वो थोड़ा वो बी बस। बाय वाला पार्ट। ठीक है। अब हाँ। एक बार r निकल गया और a तो आपको पता ही था, तो आप g1 g2 g3 सब निकाल सकते हैं। g1 कितना होगा, सेकंड टर्म होगा पूरे सीक्वेंस का। और सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर की तरह निकालते हैं, मतलब a इंटू बी बाई ए का पावर 1/n+1। सेम उसी तरह g2 निकालना हो तो क्या करेंगे, g2 विल बी थर्ड टर्म ऑफ आवर सीक्वेंस, मतलब a3, मतलब ए आर स्क्वायर, मतलब a इंटू बी बाई ए का पावर 1/n+1, मतलब कि 2/n+1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होने वाला है। हम्म ठीक है, ये g1 g2 निकल गया। सेम उसी तरह हम लोग g3 निकाल सकते हैं, और यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि जब यहाँ 2 तो यहाँ पावर में 2, जब यहाँ 1 तो यहाँ पावर में 1, तो g3 की जगह a b बाई ए का पावर 3/n+, बाय। तो जी एन जो हो जाएगा वो ए आर टू द पावर एन, मतलब कि ए बी बाई ए का पावर n/n+1। और ये g3 की जगह वो क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम कर दिए ए आर क्यूब। क्लियर? ये जी जी एन इज ए एन राइट? ए आर टू द पावर एन। नहीं, अब जैसे आप G1 लिख रहे थे A2, g1 नहीं ना। लिखा आपने G1 इज इक्वल टू A2, G2 इज इक्वल टू A3, हाँ G ठीक है, उसके बाद वाला। तो जी एन जो है वो आपके लिए हो गया, अगर हम उस प्लस टर्म्स वन। में सोचें तो an+1। और an+1 का फॉर्मूला में अगर हम डालें तो फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n-1। एन के जगह क्या डालेंगे, n+1, और ये +1 - 1 कैंसिल हो गया, फाइनली कितना आया, ए आर टू द पावर n। तो ये बन गया ए आर टू द पावर n। n/n+1। ये an+1 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट नहीं समझ पाया। an+1 वाला जो आपने ऊपर एरो करके करा है वो नहीं समझ पाया। ए एन अगर होता है ए आर टू द पावर n-1, तो ए n+1 कितना होगा, ए आर टू द पावर n+1-1, क्योंकि जगह अगर n के जगह n+1 लिख दिए तो इस वाले n के जगह भी तो n+1 लिखिएगा। करेक्ट। तो ये +1 और -1 कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा ए आर टू द पावर n। इसीलिए तो आया है यहाँ ए आर टू द पावर n। ओके, ये भी काम आएगा कि नहीं कोई आएगा? काम नहीं आएगा, फॉर्मूला रट लीजिए आर का ए का, कहानी खत्म। हमको लगता है जितना रिलेट करना वो आप समझ गए हैं। ARN नहीं काम आएगा ना, मतलब ऐसा कुछ? काम तो कभी भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन हाँ कुछ वही मतलब, अब N दे रखा है, A दे रखा है। उसका कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आप अच्छे से थोड़ा सा टाइम मिलेगा, कनेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं पे अगर यहाँ तक डाउट है तो बताइए। नहीं, अभी तो नहीं है, क्वेश्चंस पे ही आएगा तो चलिए है। बहुत सही। तो AP GP का क्वेश्चंस थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी हम लोग का 20-30% थोड़ा सा पार्ट बच गया है सीक्वेंसेस सीरीज में। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें आपके लिए काफ़ी वर्क है, क्योंकि इधर आप नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्लास के पहले आप लॉगरिदम पूरा और सीक्वेंसेस सीरीज़ का कंसेप्ट रिव्यू
लगभग 60-70% क्वेश्चन बनना चाहिए, तो बना के रखिए। ओके, कल और शाम के दिन में, कल फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ? कल मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ में, अगर ठीक है, पॉसिबल हो पाया तो। ठीक है। मतलब मैं पहले ही कर लूंगा, उससे पहले होमवर्क तो कर ही लेना, क्योंकि फिर डाउट्स वगैरह आएंगे तो मेरे को पता है डाउट जब आते हैं तो पूरी क्लास ही डाउट से चली जाती है। ठीक है।